हेलो स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। आज मैं फिर हिस्ट्री का क्लास में आप लोगों के लिए मुगल साम्राज्य का ही आगे पार्ट को बढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपने देखा होगा कि मेरा जो मुगल वंश का वीडियो अपलोड हुआ है उसमें मैंने पहले तो मुगल वंश की उत्पत्ति और उसके बाद बाबर के द्वारा किए गए कार्यों को देखा था, और उसके बाद बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद फिर हमने हुमायूं जो गद्दी पे बैठा उसके बारे में बात की है कि भाई हुमायूं का जो कार्यकाल था वो 1530 से 1540 तक चला, और इस काल में हुमायूं सिर्फ एक काम करता था कि युद्ध तो जरूर लड़ता था, लेकिन वो ज्यादा संधि पे विश्वास रखता था। यानी वह किसी भी तरह से लोगों के बीच संधि कर इस बात को खत्म कर देता था, क्योंकि लड़ाई को आगे वो बढ़ाना मकसद नहीं रखता था। वहां गया, उसने संधि की, कुछ साम्राज्य को मिलाया, कुछ धन को लूटा, और उसके बाद वहां पे संधि करके उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाता था। लेकिन 1540 ईस्वी को एक अचानक बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य में एक कह दें तो डाइवर्सन्स डेवलप हुआ। ये डाइवर्सन्स डेवलप किस कारण से हुआ, तो ये डिफरेंसेस जो हुआ, या जो हमारा जो डिफरेंसेस हो गई मुगल वंश की, थोड़ा सा अंत हो गया कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, 10-15 वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य लगभग सिमट गया। और उस समय जो गद्दी पे बैठा वो एक अफगान सरदार गद्दी पे बैठा, जिसका नाम था शेर खां, यानी जो बाद में शेरशाह के नाम से जाना जाता है। सवाल उठा कि जब बेलग्राम का युद्ध हुआ था उस समय देखे होंगे कि जब हुमायूं और शेर खां के बीच युद्ध हुआ था, और जब बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं परास्त हो गया तो वो भागकर सिंध चला गया था, और उसके बाद सिंध जाकर ही उसने कई तरह के क्रिया विधियों को किया और कई तरह की निपुणता ली, जिसके बाद लगभग इन पूरे दौर से गुजरने में उसे 15 वर्ष लगे, और 15 वर्ष के बाद वो आकर के फिर से गद्दी पर बैठा। लेकिन जो ये 15 वर्ष का दौर चला वह हमारे अफगान सरदार का दिल्ली सल्तनत पे पूरी बोलबाला थी, और अफगान सरदार चल रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल था वो हमारा शेर खां, जो सूर वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, शेर खां सूर वंश का संस्थापक भी था, उसकी बोलबाला चली, और 1540 से 1545 ईस्वी तक सूर वंश बिल्कुल अपने उत्थान की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन कह सकते हैं कि जब 1545 ईस्वी को आपकी मृत्यु हो जाती है शेर खां की, तो उसके बाद उसका भी साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता गया, जो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे बिखरा और कैसे जाके अंत में वो टूट गया। पहले तो जैसे सबसे पहले एक बात देखिए कि शेर खां था कौन। तो देखिए, शेर खां एक्चुअल में अफगान वंश का था। ठीक है, अफगान वंश का शेरशाह सूरी जिसको कहते हैं वह था, उसने सूर वंश की स्थापना की थी। इसका जन्म जो हुआ था वो होशियारपुर, जो अभी पंजाब में पड़ता है, बजवाड़ा नामक स्थान में 1472 ईस्वी को हुआ था। शेरशाह का जन्म हुआ था। जनरली क्वेश्चन आता है कि शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था, और उसके पिता का नाम जो था वो हसन खां था, जो कौन थे, तो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। हुआ ये कि जब हसन खां चूंकि 2-3 शादी किए हुए थे, और इसकी जो अपनी माँ थी, कह सकते हैं कि फरीद खां का अपनी माँ आपको बचपन में ही मर चुकी थी। उनकी सौतेली माँ थी, जिसके द्वारा उन्हें कई तरह की यातनाएं दी जाती थी, जिसके खुन्नस के कारण, जिसके दुख के कारण उन्होंने शेर खां ने घर बार छोड़ दिया था। और घर बार छोड़ करके आपको जो अफगान शासक मोहम्मद बहार लोहानी के यहाँ क्या कर रहा था, वो काम कर रहा था। ठीक है, वहीं पे काम करते वक्त उसने एक शेर को, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसने अपने हाथों से शेर को मार दिया था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तलवार से उसने शेर को 2 भागों में बांट दिया था। तो जब वो लोहानी के यहाँ काम कर रहा था, तो उसी समय अफगान शासक लोहानी का जब काम कर रहा था, तो उसी समय एक शेर आया, और शेर को वो जब उसने तलवार से काट दिया या अपने हाथों से मार दिया, जिसके बाद उसका नाम क्या बना, तो फरीद खां से शेर खां में परिवर्तित हुआ था। ठीक है, ये फरीद खां से शेर खां बनने का वाकया तो समझ में आ ही गई होगी आप लोगों को। देखिए, कोई भी नामांकन जब होता है, जैसे आज भी देखेंगे कि कोई आदमी यदि फिल्म सिटी में जाते हैं तो अपना ओरिजिनल नाम लेकर नहीं जाते हैं,
वो क्या करते हैं, तो अपना एक हायर जो सभी को अच्छा लगे वो नाम लेते हैं। तो इसने चूंकि लोहानी जी देखे थे कि यह बहुत बड़ा वीर है और अपने हाथों से शेर को मार दिया, तो इसने क्या किया, इसने एक शेर को मार दिया तो उनको उपाधि दे दिया शेर खा का, और उसी दिन से ये क्या कहा जाने लगा, शेर खा की उपाधि के नाम से चलने लगा। लेकिन जब वो बहार खान लोहानी के यहाँ काम कर रहा था, तो कुछ लोग जो थे, जो सत्ता पक्ष थे या नहीं चाहते थे कि शेर खां लोहानी के साथ रहे, चूंकि शेर खां वीर था, तो क्या किए, तरह तरह की बात बताए, जिसके कारण शेर खां क्या हुआ, तो लोहानी के यहाँ से भाग गया डर से कि उसकी मौत मार दिया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे लोहानी खां लग गए थे कि हम उसको मौत के ही दे देंगे। इस तरह का डाइवर्सन लोगों ने डेवलप कर दिया था। वो भाग करके फिर आकर के मुगल सेना में आकर के शामिल हो गया था, और वो मुगल सेना में शामिल होकर के वो अच्छी तरह सबसे पहले बाबर के संरक्षण में आया, और बाबर की सेना में शामिल होकर के बाबर के मुगल के तरफ से ही उसने युद्ध लड़ा। लेकिन उसकी नजर जो पड़ गई, वो नजर चली गई किस पर, तो भाई आपका मुगल मतलब दिल्ली सल्तनत पे उसकी नजर चढ़ गई। तो उसने जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था, चंदेरी के युद्ध के समय ही कह दिया था कि मुगल सत्ता में अब कुछ नहीं है, मुगल सत्ता बिल्कुल जीरो है, उसके पास अपनी कोई अहमियत नहीं है, यदि मैं चाहूं तो उसे चंद से समयों में, चंद मिनटों में उतार सकता हूं। इसने ऐसा कहा था। यानी उस समय भी यदि मुगल वंश समझ जाता तो शेर खां को अलग कर देता, लेकिन उस समय लोग नहीं समझे। जब धीरे धीरे समय बीता, हुमायूं संधि करता गया। और एक बात और याद होगा कि हुमायूं जब युद्ध लड़ा था और शेर खां ने क्या किया था, तो उसको अपने पुत्र को, बदायूं खां जो था, पुत्र को अपने साथ भेज दिया था और कहा था बंधक के रूप में, और कहा था कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और आप हमारे पुत्र को ले जाए। लेकिन शेर खां उस समय पुत्र को दान में जरूर दे दिया था, यानी उनको हुमायूं के साथ भेज दिया था। हुमायूं पूरे तरह से इत्मीनान थे कि अब तो हमारा उसका पुत्र मेरे पास है, हम पे अटैक करेगा नहीं। लेकिन उसने तुरंत ही 1539 ईस्वी को अटैक किया, फिर 1540 ईस्वी को अटैक कर दिया आपको हुमायूं पर, और हुमायूं को हरा करके दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठ गया। ठीक है। इसके बाद जब समय बीता, तो दिल्ली के गद्दी पर जब बैठ गया, तो उसने अपने कार्य विधि को बहुत अच्छी तरह से किया। उसने विकास का काम भी किया, कुछ छोटे मोटे युद्ध भी लड़े। ऐसे इनका युद्ध कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं लड़ा गया था। सिर्फ एक कह सकते हैं कि जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसमें हुमायूं को हरा करके शेर खां गद्दी पे बैठा था। मेन युद्ध वही था, और वहीं से उसके बाद ही हुमायूं क्या किया, तो भागकर सिंध चला गया। ठीक है। अब इसका जो काम था, अब सवाल है कि शेरशाह का शासनकाल कहां से कहां तक रहा, तो कह सकते हैं कि आपका लगभग 5 वर्षों तक रहा था, 1540 से 1545 ईस्वी तक। इसकी मृत्यु भी क्या होती है, तो युद्ध क्षेत्र में ही होती है। और वो भी कैसे होता है, तो एक विशेष तरह का अग्निशास्त्र चलाने में, जिसका नाम उक्का था। उक्का नामक कालिंजर के किले में जब युद्ध हो रही थी, तो 22 मई 1545 ईस्वी को उक्का नामक अग्निशास्त्र चलाने के क्रम में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसके उत्तराधिकारी का बात करेंगे, लेकिन इसके द्वारा जो थोड़ा काम किया गया, कौन सा नगर का स्थापना किया गया, तो एक बात ये सब के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कभी कभी इस सब से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। जैसे पहला बात हुआ कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह का मकबरा आपको सासाराम में झील के नीचे ऊंचे टीले पर बनाया गया है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह ने क्या किया था, तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से संज्ञा दिया था। यानी पहले उसको पाटलिपुत्र जानते थे, उसका नाम पटना देने वाले हमारे शेरशाही थे, जो 1541 ईस्वी में दिए थे। दूसरा बात जो यहाँ पे पता चलता है, वो चलता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने की थी, तो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी आपका शेरशाह ने किया था। ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि डाक सेवा की आरंभ किसने की थी, तो डाक सेवा का आरंभ भारत में, यानी डाक प्रथा का आरंभ जो था, वो शेर खां अर्थात शेरशाह ने ही किया था। शेरशाह ने अपने शासनकाल में सिक्के भी चलाए थे, और 2 तरह का सिक्का उन्होंने चलाया, एक चांदी का सिक्का और एक आपका तांबे का सिक्का। तो कहा जाता है कि जो 178 ग्रेन का था वो चांदी का सिक्का था, और 380 ग्रेन का था उसको तांबे को हम लोग दाम कहते हैं। दाम कहने का मतलब हुआ कि जैसे 2000 का नोट है और 100 रुपए का नोट है, तो 2000 का नोट थोड़ा पॉपुलर है और 100 रुपए का नोट थोड़ा कम है। तो इसने क्या किया था, तो तांबे का दाम चलाया था, यानी 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया और 178 ग्रेन के चांदी का सिक्का चलाया। इसने एक नगर की स्थापना भी की दिल्ली के नजदीक, जिसका नाम है शेरसुर
और जो कहाँ पे है, तो रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के जगह पर उसने क्या किया, एक शेरपुर जिला का किया, स्थापना की शेरपुर जिला की। सवाल उठा कि कृषि के क्षेत्र में इसने कई तरह के नियम बनाए। कृषि को उन्नत करने के लिए इसने कई भागों में बांटा। एक खास करके यंत्र का यूज किया जिसके द्वारा खेती की जमीन की जाती थी। लगान की वसूली भी इसने बहुत स्ट्रिक्टली यूज किया, वो भी नगद। इसने लगान का जो भाग रखा वो 1/3 भाग रखा। और साथ में इसने जो आजकल आप लोग देखे होंगे कि जमीन को पट्टा पे लगाते हैं, जैसे कोई जमीन मालिक है और वो जमीन जोतने में सक्षम नहीं है, तो मान लीजिए कि उसके पास 5 बीघे की जमीन है, तो वो एक खास दर से अपने पूरे जमीन को रुपया लेकर 1 साल के लिए देता है। तो यानी कहने का मतलब जो पट्टा प्रथा था उसका शुरुआत हमारा शेरशाह ने किया। तो आपने देखा कि शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई थी। इसका उत्तराधिकारी 2 था। इसके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र आदिल खां और छोटा पुत्र जलाल खां। आदिल खां को एक्चुअल में शेरशाह ने उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन हुआ ये मतलब 1545 ईस्वी को ये उत्तराधिकारी बनने को तैयार था, लेकिन वहां का जो सूरवंश के जो अन्य सरदार लोग थे वो आपको आदिल खां को गद्दी पे बैठाना नहीं चाहते थे। तो आदिल खां को गद्दी पे नहीं बैठाना चाहते थे, तो उसने किसको बैठाया, तो उनके छोटे बेटे को जलाल खां को बैठाया और जलाल खां को गद्दी पे बैठाया, जिसने शासन 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक किया। ठीक है, मतलब गिरते पड़ते कोई खास काम नहीं, सिर्फ उसके समय में एक अफगान का विद्रोह हुआ था, बात करेंगे अभी। तो क्या हुआ कि जैसे वो क्या किया, जलाल खां को गद्दी पे बैठा दिया। जलाल खां जब गद्दी पे बैठा छोटा, तो उस समय उसने अपने आप को इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। जनरली आता है कि जलाल ये शेर खां का उत्तराधिकारी कौन बना था या शेर खां के गद्दी पर कौन बैठा था, तो उसको हम लोग इस्लाम शाह के नाम से भी जानते हैं। उसने क्या किया कि जब गद्दी पे बैठा तो आदिल खां को युद्ध में हरा करके उसे वहां से भगा दिया और अस्थायी तौर पे लगभग 8 बरस का शासन किया। लेकिन विद्रोह, अफगानों का विद्रोह हुआ, जिस अफगान के विद्रोह को उसने दबा दिया और फिर से अपने शासन तंत्र को कायम रखा। उसने एक गलती की, थोड़ी सी गलती उसको लेकर डूबा कि उसने अपने भाई को भगाया और साथ में वो सरदार पे विश्वास किया जो सरदार उसके बड़े भाई का विश्वासी थे, जिसके कारण भी उसका अफगान के साथ जो लड़ाई चला वो लंबा लड़ाई चला और लड़ने में जीतने में भी उसे बहुत पसीने बहाने पड़े। समझ में आ रही है बात? लेकिन अंततः वो जीता था। उसके बाद विद्रोह अफगान के द्वारा हुआ था। मृत्यु इसको क्या होगी, तो बीमारी के कारण, इसका एक उदर बीमारी था, पेट में एक बीमारी हुई जिसके कारण इसकी मृत्यु 1553 ईस्वी को हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र 12 वर्ष की उम्र में फिरोज शाह बना। अब देखिए, फिरोज शाह 12 वर्ष की उम्र में बना। उसका मामा था, मामा मुबारिक खां, वो पहले से ही नजर गद्दी पे बैठा हुए था। वो क्या किया कि फिरोज शाह को 3 दिन के बाद ही मार दिया और उस गद्दी पे बैठ गया। बाद में जब वो गद्दी पे बैठा तो सरदार लोग तो असंतुष्ट थे ही, उन्होंने इसका अपोज करना शुरू किया। तो चल करके ये साम्राज्य क्या हुआ, 1553 ईस्वी में ये साम्राज्य 5 भाग में बट गया और 5 भाग में बटने वाले सभी छोटे छोटे शासक हुए, लेकिन उसमें 2 प्रमुख शासक हुआ, आदिल शाह और सिकंदर शाह, जिसकी लड़ाई, सिकंदर शाह से लड़ाई जो सरहिंद का युद्ध में बाबर को होता है 1555 ईस्वी में, और उसने फिर इस युद्ध में सिकंदर शाह की हार हो जाती है और फिर से हुमायूं आकर के एंट्री मारता है, यानी हुमायूं का आगमन हो जाता है, फिर से मुगल वंश स्टैब्लिश हो जाता है, जो लगभग 1707 ईस्वी तक तो बहुत अच्छी से चला, बहुत अच्छे तरीके से औरंगजेब के काल तक मुगल वंश का शासन चला। लेकिन धीरे धीरे उसका विनाश होता गया, जैसा आगे हम लोग आगे के वीडियो में अपलोड करेंगे। तो वो 1555 ईस्वी को बैठा गद्दी पे हुमायूं, और देखे होंगे कि हुमायूं भी ज्यादा दिन वहां नहीं रह पाया। अपने ही बनाए गए भवन के पुस्तकालय से क्या हुआ था, वो गिर करके मर गया था। ठीक है, तो यही आपकी शेरशाह वंश के थे, जो सूर वंश थे, जो आपको कह सकते हैं कि मुगल वंश के बीच में जो 15 वर्ष का दौर था, यानी 1540 से 1555 ईस्वी तक, इसको हमेशा याद रखेंगे, 1540 से 1555 तक इसी का साम्राज्य रहा और ये शासन किया और साथ में इसकी मृत्यु भी हो गई।
यानी कह सकते हैं कि सूर्यवंश का जो सबसे अंतिम शासक था वो आपका सिकंदर शाह था। और सिकंदर शाह किस युद्ध में हारा था? तो सरहिंद का युद्ध में 1555 ईस्वी को हारा था। चलिए, थैंक यू। आशा करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे होंगे। आपको मैं एक बात बताता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो आप तक इजी वे में पहुंचे। और मैं खास करके मुगल वंश को लेकर चला हूं तो पार्ट बाय पार्ट दे रहा हूं, क्योंकि एक ही बार में लोग क्या करते हैं, 2 घंटे का वीडियो अपलोड कर दिए, 3 घंटे का वीडियो अपलोड कर दिए, स्टूडेंट लोग क्या हो जाते हैं, देखते देखते थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, आपको पार्ट बाय पार्ट लेके चले हैं। जैसे पार्ट 1 हमने मुगल साम्राज्य की उत्पत्ति और बाबर पे बात किया, पार्ट 2 आपको हमने बात किया, पार्ट 2 का जो बात किए वो बात की आपका हुमायूं के बारे में। पार्ट 3 में जो आए हैं वो आए हैं हम आपको शेरशाह के बीच में जो समय था उसके बारे में भी बात कर दिए, 1540 से 1555 ईस्वी तक। चलिए, थैंक यू।